हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तम में आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक बार सर्कुलेटरी सिस्टम के विषय में जानेंगे और उसमें कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके विषय में पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब ही उसके नामकरण से ही समझ में आ रहा है कि कुछ लिक्विड माध्यम के द्वारा कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल्स को, जो हमारे शरीर के टिश्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, नीडफुल होते हैं, उन सभी मटेरियल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता होगा, मीन सर्कुलेट किया जाता होगा। इसे हम लोग सर्कुलेशन कहते हैं। और जो भी सिस्टम इस फंक्शन के लिए इन्वॉल्व होता है, उस सिस्टम को हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम नाम देते हैं। उसी सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं कि जिस नेटवर्क की सहायता से शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ब्लड पहुंचाया जाता है, उस नेटवर्क को हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, ये लगभग दो तरह का होता है। एक को कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे को कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हो गया कि ब्लड जो होता है हार्ट के द्वारा पंप होगा, ब्लड जो होता है हार्ट के द्वारा पंप होगा और किसी क्लोज वेसल्स के द्वारा एक किसी कैविटी में मीन्स साइनस में पहुंचा दिया जाएगा, जो ओपन एरिया होगा। ध्यान सुनिएगा, ब्लड जब किसी वेसल्स के द्वारा किसी साइनस या किसी कैविटी के तक वहां पर तक पोर्ट किया गया है, उसे हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका मतलब हो गया सिस्टम कि ब्लड जो होता है वह किसी जगह पर आकर के पूरा ओपन हो जाता है, मीन्स वेसल्स के बाहर हो जाता है। तो अभी बताया कि हार्ट से ब्लड जो है एक वेसल्स के द्वारा कैरी किया गया और उसे एक साइनस के में या कैविटी के तक जो है उसको ब्लड को पहुंचा दिया गया, वहां जाकर ब्लड जो हो गया होगा ओपन हो गया। तो इस तरह से इसे हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे या ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। कुछ ऐसे भी कुछ जीवों में या कुछ एनिमल्स में ऐसे भी सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं जिसमें ब्लड कभी ओपन होता ही नहीं है, हमेशा एक क्लोज्ड वेसल्स या नेटवर्क के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक न्यूट्रिएंट्स को पहुंचा पाता है। बल्कि जो ब्लड होता है वह ओपन कभी भी सेल्स को नहीं होता है, यानी सेल्स तक डायरेक्ट जो ब्लड होता है वो कांटेक्ट में नहीं आता है, बल्कि उस जो क्लोज ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें से वह कुछ मटेरियल्स जो होता है वह मटेरियल्स उसमें से पास आउट होता है डिफ्यूजन के द्वारा, ऑस्मोसिस के द्वारा, और वह सेल्स तक पहुंचता है। मीन्स ब्लड कभी भी ओपन नहीं होता है। उस तरह के सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है जिस एनिमल में होता है, खासतौर से उसमें देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के रूप में आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स मीन्स जो तिलचट्टा वगैरह होता है, आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और मुलस्क्स आर्थ्रोपोड्स एंड मुलस्क टाइप के जो एनिमल होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वह ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। मीन्स उनके हार्ट के से जो ब्लड जो होता है एक वेसल्स के द्वारा किसी कैविटी या किसी साइनस में लेकर के छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से यह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। क्लोज किसे कहे कि ब्लड जो होता है जब हार्ट से ब्लड वेसल्स के द्वारा निकलता है वह फिर उसी ब्लड तरह के ब्लड वेसल के द्वारा फिर जो है वापस हार्ट में आता है। मीन्स ब्लड कभी ओपन नहीं होता है, किसी कैविटी या साइनस में नहीं पहुंचाया जाता है। इस तरह के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है जिस एनिमल में यह पाया जाता है, जैसे एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स। एनेलिड्स एंड कॉर्डेट्स में जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वह क्लोज टाइप होता है। मीन्स इनका ब्लड जो होता है वह कभी भी ओपन नहीं होता है, वह एक ब्लड वेसल से निकलता है और कुछ न्यूट्रिएंट्स को डिफ्यूजन या किसी माध्यम से सेल्स तक पहुंचाता है और उसके बाद फिर किसी ब्लड वेसल्स के द्वारा वह वापस हार्ट में आता है। तो इस तरह से इसे हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम।
अब आते हैं इसमें हम लोग सर्कुलेशन जो होता है वह हम लोग चूंकि ह्यूमन बींग्स के विषय में पढ़ रहे हैं तो इसमें डबल सर्कुलेशन होता है। मैमल्स में सर्कुलेशन जो होता है वह डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन मीन्स हो गया कि इसमें दो तरह के ब्लड वेसल्स के द्वारा यानी दो बार जो ब्लड होता है वह हार्ट तक पहुंच जाता है दो अलग अलग सिस्टम के द्वारा, इसीलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल अगर देखते हैं हम लोग हार्ट में, तो पहले जो बताया गया है या आपको हम बता चुके हैं कि हार्ट में दो ऊपर में और दो नीचे में चार चैम्बर होता है। ऊपर वाले को हम लोग एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले को हम लोग वेंट्रिकल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से अब अगर देखेंगे हम लोग तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, या राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से जो पहले आपको बताया जा चुका है, राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड मीन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ये क्या है पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह इंटर करता है जब हार्ट जो है पंप करता है उस समय। तो यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ लाया जाता है? लाया जाता है लंग्स में। ये लाया जाता है आपका लंग्स में। लंग्स जो फेफड़ा होता है हम लोगों का, उस फेफड़े में पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाया जाता है। और यहाँ से जब इसमें आने के बाद यानी ब्लड जब इसमें पहुँचता है हमारे लंग्स में, ये सपोज लंग्स है, इस लंग्स में जब पहुँचता है तो यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वह इसमें आने के बाद जो है कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें रिलीज कर दिया जाता है और यहाँ से ऑक्सीजन जो होता है वह हमारे ब्लड में मिल जाता है। मीन्स जो हीमोग्लोबिन होता है वह ऑक्सीडाइज हो जाता है, उससे हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, यानी ऑक्सीजन को ले लेता है। ऑक्सीजन को लेने के बाद हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया और यह ब्लड जो होता है वह प्यूरिफाइड हो गया, मीन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी वेन जो होता है वह लेकर के आकर के लेफ्ट एट्रियम में खुलता है। ध्यान से देखिएगा, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लंग्स में। लंग्स में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वह जो है इसमें रिलीज हो गया और ऑक्सीजन जो होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। मीन्स ब्लड जो होता है वहाँ प्योरीफाई होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर करके ब्लड जो होता है वह जाता है कहाँ तक? लेफ्ट और एट्रियम तक जो है पहुँच जाता है। तो इस तरह से यह जो सर्कुलेशन हो गया एक अलग सर्कुलेशन हो गया। मीन्स पल्मोनरी सर्कुलेशन इसको कह सकते हैं हम लोग। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स पल्मोनरी आर्टरी और वेन के द्वारा ब्लड जो है हार्ट से फिर हार्ट के तरफ के पास गया। तो इस तरह से इससे हम लोग कह दिए पल्मोनरी सर्कुलेशन। यह एक सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, इसलिए डबल सर्कुलेशन सिस्टम हम कहते हैं इसको। दूसरा क्या है? दूसरा है कि हार्ट, दिस इज द हार्ट, ये हार्ट के चार चैम्बर हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें से एक सिस्टम है कि लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वह निकलता है एओर्टा में जाता है।
यह है एओर्टा। और एओर्टा जो होता है वह ब्लड को हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाता है, शरीर के डिफरेंट पार्ट तक मीन्स टिश्यू तक पहुंचाता है। वहां जाने के बाद इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वह हमारे टिश्यू तक पहुंचा, हमारे टिश्यू शरीर के टिश्यू तक पहुंचा। और इस टिश्यू में आने के बाद यहाँ क्या होता है, ये कैपिलरी में टूट जाता है सपोज, और ये कैपिलरी में टूटने के बाद यहाँ से डिफ्यूजन के द्वारा कुछ मटेरियल्स जो होते हैं यूजफुल मटेरियल्स हमारे टिश्यू को मिल पाते हैं, और यहाँ से ऑक्सीजन भी इसमें आ गया, O2 आ गया। और इसके अंतर्गत यानी जो सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड बने हुए हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से ये सिस्टम में इंटर कर गए, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर जो होता है वह ब्लड में मिल कर करके यहाँ जो ब्लड हो गया यह हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मीन्स ऑक्सीजन जो यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें से ऑक्सीजन जो है वह इसके अंदर आ गया, मीन्स टिश्यू के अंदर आ गया, और टिश्यू में ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म जो कार्बन डाइऑक्साइड बना है वह कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर गया हमारे ब्लड के सर्कुलेशन में। और वहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड इंटर कर गया तो यह ब्लड जो है वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वेन के द्वारा, यहाँ था पल्मोनरी आर्टरी एओर्टा, एओर्टा बहुत डिफरेंट आर्टरीज में डिवाइड हो गया था, वो पहुंचा दिया था टिश्यूज को। हम वो सिस्टम में पा रहे हैं कैसे ब्लड जो होता है वह हमारे टिश्यू तक आता है और फिर कैसे फिर हार्ट को जाएगा। यहाँ से फिर वेन के द्वारा, वेन ये सभी क्या है, वेन्स हैं। उसके बाद ये सभी वेन्स एक साथ मिल करके इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा बनाएंगे, जो पहले बता चुके हैं कि जो शरीर के ऊपरी पार्ट से जो ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो लेके आते हैं उसे सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और शरीर के निचले भाग से जो ब्लड वेसल्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं उसे इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। तो ये वेन्स मिलकर के वेना कावा बना दिया। ये जो है इंफीरियर वेना कावा है। इंफीरियर वेना कावा फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के कहाँ पहुंचाता है, राइट एट्रियम में पहुंचाता है। तो इस तरह से यह हार्ट से ब्लड निकला, टिश्यू तक गया, और फिर ब्लड जो है वापस किसी ब्लड वेसल्स के द्वारा फिर हार्ट में आ गया। एक सर्कुलेशन का सिस्टम ये है। तो यहाँ पर दो तरह का सिस्टम हो गया, इसीलिए इसे हम लोग कह दिए हैं डबल सर्कुलेशन। मीन्स हमारे शरीर में जो मैमल्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन होता है, माना दोहरा सर्कुलेशन होता है। एक सर्कुलेशन होता है हार्ट से लेकर के लंग्स के बीच में, और एक होता है हार्ट से टिश्यूज के बीच में। तो इस तरह से चूंकि अब देखिए यहाँ से यह जो ब्लड हुआ या क्लोज वेसल्स में जो है या पूरे पाथ को तय किया है, इसीलिए इसे हम लोग क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। यहाँ भी देखिए जो है यहाँ जो ब्लड निकला है वह क्लोज्ड, हर जगह जो है एक क्लोज्ड नेटवर्क में काम किया है, इसीलिए हम लोग इसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से डबल सर्कुलेशन ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ब्लड होता है वह दो तरह के सिस्टम के द्वारा पूरे फंक्शन को परफॉर्म करता है, इसीलिए इसका नाम हो गया डबल सर्कुलेशन। अब आते हैं जिस क्लोज्ड नेटवर्क के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन पूरे शरीर में होता है वह कौन कौन है। तो इसमें एक नंबर आता है आर्टरी का, और दूसरा नंबर आता है वेन का। दो तरह के क्लोज्ड नेटवर्क होते हैं, ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे शरीर में, जिनसे ब्लड को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। इसमें आते हैं फर्स्ट आर्टरी। तो आर्टरी का स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा बनता है, बनावट कैसा होता है आर्टरी का। तो आर्टरी अगर हम देखेंगे तो यह सबसे थिकेस्ट ब्लड वेसल्स है। इसको हम लोग कहेंगे वेन की तुलना में आर्टरी जो होती है वह मोटी होती है। इसमें आर्टरी जो है इसका 3 लेयर होता है। 3 लेयर में से जो अंदर का लेयर है, सपोज यह आर्टरी है, क्लोज वेसल है ये। इसमें जो आर्टरी है, आर्टरी के 3 लेयर हैं। ये जो है अंदर का लेयर है, यह जो है बीच का लेयर है, और यह जो है बाहर का लेयर है। अंदर के लेयर को हम लोग ट्यूनिका, इंटीमा और इंटरना कहते हैं। ट्यूनिका, इंटीमा और ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। यह जो आर्टरी का लेयर, अंदर वाला लेयर, जो सबसे अंदर वाला लेयर है,
यह बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। यह इंडोथेलियम है, चूंकि वह अंदर होता है इसीलिए उस एपिथेलियम को हम लोग इंडोथेलियम कहेंगे। तो यह सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना होता है, जो यह अंदर का जो लेयर है, खासतौर से जिसे हम लोग ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना कहते हैं। ट्यूनिका इंटरना इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आर्टरी विच इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम which also termed as endothelium of the artery। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो पोर्शन होता है वह होता है मिडिल में एक लेयर होता है, इस लेयर को हम लोग कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया ट्यूनिका मीडिया जो होता है यह आर्टरी में भेन की तुलना में मोटा होता है। ट्यूनिका मीडिया जो है वह भेन की तुलना में आर्टरी में मोटी होती है। इसका जो लेयर होता है, इस लेयर में स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं। ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स से बना होता है ये मीडिया, और इसके चलते ही यह जो होता है लेयर, जो ट्यूनिका मीडिया जो लेयर होता है वह थिक हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है। इलास्टिक जो फाइबर्स होते हैं इसमें राउंड मीन्स सर्कुलर वे में ये अरेंज रहते हैं, इसीलिए इसे इलेक्ट्रिक फाइबर्स जो होते हैं उसके ल्यूमेन को छोटा और बड़ा करने में सहायक होते हैं। इसीलिए इसमें इसका जो आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है वह स्ट्रांग हुआ करता है, क्योंकि स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर होते हैं। इलास्टिसिटी से स्ट्रॉन्गेबिलिटी होती है इस आर्टरी की बढ़ जाती है, और इस मामले में यह मोटा होता है क्योंकि स्मूथ मसल इलेक्ट्रिक और इलास्टिक फाइबर जो होते हैं ज़्यादा की संख्या में यहाँ ट्यूनिका मीडिया में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो सबसे बाहर का जो लेयर है इसे हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। सबसे बाहर वाले लेयर को हम लोग ट्यूनिका एक्सटर्ना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज एंड कोलाजेन फाइबर्स का बना होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है यह किससे बना होता है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजेन फाइबर्स का होता है। यह भेन में ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है वह थोड़ा सा मोटा होता है। थोड़ा सा तुलनात्मक हम पढ़ा रहे ताकि आपको याद हो जाए। आरटी में बताए थे कि ट्यूनिका मीडिया वो जो होता है सबसे थिक होता है, थिकेस्ट होता है, जबकि भेन में ट्यूनिका मीडिया आरटी की तुलना में थोड़ा सा पतला होता है। लेकिन ट्यूनिका एक्सटर्ना हमारे भेन में मोटा होता है रेदर देन आर्टरी। आर्टरी की तुलना में भेन में ट्यूनिका एक्सटर्ना मोटा होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है मतलब थिक होता है। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है वह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजेन फाइबर का बना होता है। इतना ही नहीं, ट्यूनिका एक्सटर्ना में ब्लड वेसल्स एंड नर्व का भी सप्लाई होता है। ब्लड वेसल्स कैपिलरीज जो इसमें होती हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना में, उन कैपिलरीज को हम लोग भासा वैसोरम कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? भासा वैसोरम। भाषा बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, भाषा वैसोरम। कई बार यह नीट के एग्जाम में पूछा है कि द कैपिलरीज प्रेजेंट इन द ट्यूनिका एक्सटर्ना टर्म्ड एज, उसका आंसर होगा भाषा वैसोरम। इस ट्यूनिका एक्सटर्ना में जो ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं कैपिलरीज के रूप में, उसे हम लोग भाषा वैसोरम कहते हैं। तो ट्यूनिका एक्सटर्ना में ब्लड वेसल्स एंड नर्व दोनों पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये होगा आर्टरी और भेन में तीनों लेयर पाया जाता है। लेकिन आर्टरी में यह जो है ट्यूनिका मीडिया मोटा होता है, भेन में थोड़ा सा पतला होता है, और ट्यूनिका एक्सटर्ना भेन में थोड़ा सा थिक होता है और आर्टरी में थोड़ा सा पतला होता है। तो इस तरह हो गया आर्टरी और भेन का स्ट्रक्चर। उसमें क्या क्या पाया गया? तो सबसे अंदर वाले को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं,
बीच वाले को ट्यूनिका मीडिया कहते हैं और सबसे बाहर वाले को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। ट्यूनिका इंटीमा जो होता है वह बना होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। ट्यूनिका मीडिया जो होता है वह बना होता है स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर से। और ट्यूनिका एक्सटर्ना जो होता है वह बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजन फाइबर से। इस लेयर में ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के रूप में भाषा वसम जिसका नाम होता है और इसमें नर्व सप्लाई भी होता है। अब आते हैं कि इसमें से इसका किस तरह से ब्लड जो है वह शरीर में जाता है आर्टरी के द्वारा और फिर कैसे भेन में वापस लौटता है। यह हो गया सपोज आर्टरी और यह हुआ आपका आर्टरी, इसके बाद यह हुआ वेन। दिस इज द आर्टरी और दिस इज द वेन। ये जो वेन्स होते हैं वो बाद में कई ब्रांच में टूट जाते हैं। ये जो वेन्स होते हैं बाद में कई ब्रांच में टूट जाते हैं। तो ये ब्रांच जो टूटे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं वेनवोल्स। वेनवोल्स। और इस तरह से आर्टरी जो होती हैं, आर्टरी भी बहुत सारे ब्रांच में टूट जाते हैं और इस तरह से ये ब्रांच जो होते हैं कहलाते हैं आर्टेरियोल्स। आर्टेरियोल्स। ये हो गया वेनवोल्स और ये हो गया आर्टियोल्स। ये जो आर्टेरियोल्स हैं ये फिर जो है कई ब्रांच में टूट जाएंगे, 3 ब्रांच में टूट जाएंगे। ये भी जो है कई ब्रांच में टूट जाएगा। इस तरह से यह ब्रांच जो है कई ब्रांच यहाँ से निकल गया फिर से दोबारा। तो इस तरह के ब्रांच को फिर हम लोग इसका नाम देते हैं हम लोग कैपिलरीज। इस तरह से बहुत सारा ब्रांच जो है इसका टूट गया है। यह हो गया कैपिलरीज और यह आकर के जो है मिल जाता है आपका वेनवोल्स में। दिस इज द कैपिलरीज। ये हुआ आर्टरी, ये हो गया आर्टेरियोल। इस तरह से ये हुआ वेन, ये बच गया वेनवोल्स में और ये जो बीच का पार्ट है इसे हम लोग कहते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज। तो इसमें जो आर्टरी और वेन है इसका वॉल इतना मोटा होता है कि ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या जो गैसियस मटेरियल्स होता है उसका डिफ्यूजन हमारे सेल्स के आसपास नहीं हो पाता है, यानी सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है। इसीलिए यह जो है एक ऐसे ब्लड वेसल्स में टूट गया जिसका जो लेयर होता है, यानी जिसका जो बनावट होता है वह सिंगल सिर्फ एक ही लेयर का बना होता है। मीन्स कैपिलरी जो होता है उसका जो वाल होता है वह सिंगल लेयर वाल होता है। इसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। इसको कहते हैं हम लोग एंडोथेलियम। यह जो है कैपिलरीज है, यह है कैपिलरी और कैपिलरी का जो वाल होता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। वह सिंगल लेयर वाल होता है और इस एंडोथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है और उसी के सहायता से सपोज ये कैपिलरी है और यहाँ बहुत सारे टिश्यू जो है वह प्रेजेंट है हमारे बॉडी के टिश्यूज। जब आर्टरी के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड विथ न्यूट्रिएंट्स हमारे कैपिलरीज में पहुंचते हैं तो कैपिलरीज में बहुत सारे पोर्स होते हैं। चूंकि एंडोथेलियम सिर्फ एक ही लेयर का बना होता है, उस पोर के द्वारा जो ब्लड वेसल्स में यानी कैपिलरीज में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हैं उसमें से ऑक्सीजन इसमें आ गया, जो एमिनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट और फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हैं हमारे फूड पार्टिकल्स, वो कुछ मिनरल्स विटामिन्स इसमें जो है आ जाते हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे सेल्स तक पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद ये सभी जो इम्पोर्टेंट मटेरियल्स है वो आ गए और अब सेल्स के अंदर जो मटेरियल्स बने हुए हैं वो हार्मफुल हो सकते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आ जाएगा। वह जो है ब्लड के हीमोग्लोबिन से मिलकर करके क्या बना देंगे उसको, डीऑक्सीनेटेड ब्लड बना देंगे। पहले ऑक्सीनेटेड ब्लड था, अब बना देंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। तो ये जो है होता है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें चला गया। उसके साथ साथ उतना ही नहीं, यूरिया, यूरिक एसिड और भी जो हार्मफुल जो मटेरियल्स होते हैं वो हमारे कैपिलरीज में पहुंच जाते हैं। ये कैपिलरीज में पहुंचने के बाद
फिर ये ट्रेवल करते हैं आगे की तरफ, वेन्युल्स की तरफ जाएंगे और फिर यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लस इसमें जो भी हार्मफुल मटेरियल जिनको शरीर से बाहर निकालना है उनको लेकर करके यह जो है ब्लड कहाँ आ गया, वेन में आ गया। और इस तरह से वेन जो होता है फिर इंफीरियर वेना कावा के रूप में या सुपीरियर वेना कावा के रूप में इस डीऑक्सीडेटेड ब्लड को प्लस हार्मफुल मटेरियल्स को लेकर करके फिर हार्ट तक जो है वह पहुंचा देगा। इस तरह से यह आर्टरी और वेन तथा कैपिलरीज की सहायता से ब्लड जो होता है बिना ओपन हुए जो हार्मफुल मटेरियल जो यूजफुल मटेरियल्स है वो सेल्स को देता है और सेल्स में बने यूजफुल मटेरियल को वह हार्ट तक पहुंचाता है और प्लस फिर हार्ट के द्वारा उन सभी भाग में पहुंचाए जाते हैं जहां से उनको बाहर शरीर से बाहर निकाल दिया जाए या जो इम्पोर्टेंट है फिर से वो सर्कुलेशन में आ जाते हैं। तो इस तरह से यह प्रोसेस पूरा हुआ। हार्ट में कुछ डिजीज भी होता है जो आपके सिलेबस में है, थोड़ा बहुत उसको पढ़ना है। तो इसमें आते हैं हम लोग, फर्स्ट डिजीज जो है सपोज एक हाइपरटेंशन जो बहुत ही कॉमन डिजीज है हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जनरली एक हेल्दी मैन का जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120/80 mmHg। mmHg मीन्स होता है मिलीमीटर मरकरी पर। मरकरी के द्वारा उसका जो होता है माप होता है, इसीलिए इसे 120/80 मिलीमीटर Hg कहते हैं। 120 मीन्स होता है यह जो है सिस्टोलिक प्रेशर है। यह क्या है, हार्ट का सिस्टोलिक प्रेशर वह होता है 120 और नीचे का जो है यह होता है डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ द हार्ट। डायस्टोलिक प्रेशर यह जो होता है जनरली 80 होता है। यह नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। जब किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120 से ऊपर हो जाता है, 130 या 140 हो जाएगा, तो इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। और यहाँ से अगर 90 हो गया तो इसे हम लोग हाई ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। और इसी हाई ब्लड प्रेशर को एक टर्म दे दिया गया है हमारे मेडिकल साइंस में, जिसे हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। उसके बाद एक और डिजीज हो सकता है हमारे हार्ट में, जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोरोनरी आर्टरी जो है यह ऐसी आर्टरी है जो हमारे हार्ट के मसल्स को यानी हार्ट के वाल को ब्लड सप्लाई करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। जब उस आर्टरी में, जिस आर्टरी में के द्वारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट के मसल्स को सप्लाई किया जाता है ताकि हार्ट का मसल जो है प्रॉपर वे में कार्य कर सके, तो इस आर्टरी के द्वारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इस आर्टरी में अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ गई किसी भी कारणवश, तो हार्ट जो है हार्ट का फंक्शन इफेक्टेड होगा। तो कोरोनरी आर्टरी में क्या होता है कि सपोज इस आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ड्यू टू कैल्सिफिकेशन, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट एक्सेट्रा, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। तो इस तरह से यह कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन होता है, सपोज यह कोरोनरी आर्टरी का ल्यूमेन है, यहाँ पर जो है कैल्सिफिकेशन हो गया या यहाँ पर जो है फैट का डिपोजिशन हो गया, तो इससे क्या होता है कि हार्ट के मसल्स के तरफ जाने वाले जो ब्लड होते हैं उस ब्लड के पाथवे में यह एक ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, जिससे हार्ट को एक्चुअल रूप में जितना ब्लड चाहिए उतना ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है। ब्लड ही नहीं, ब्लड में ऑक्सीजन भी होता है प्लस न्यूट्रिएंट्स भी होता है जो हार्ट के मसल्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से इसे कहते हैं हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस, मीन्स डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल इन द कोरोनरी आर्टरी। और उस तरह से जो डिजीज होता है उस कारण से उसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं और उसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। तो उस समय जब इस तरह का डिजीज होता है तो हार्ट को प्रॉपर मात्रा में, प्रॉपर अमाउंट में जो मटेरियल्स की आवश्यकता होती है जैसे ऑक्सीजन की प्लस न्यूट्रिएंट्स की, वो नहीं मिल पाता है। फिर हार्ट में जो है पेन होता है या अदर तरह का सिम्टम जो है उसमें नजर आता है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, एंजाइना। एक और डिजीज है जो आपके सिलेबस में है, हल्का जानना है आपको। जब आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तो पूरा उसके विषय में विशेष रूप से आप जानेंगे, लेकिन अभी हम लोग टर्मिनोलॉजी के ऊपर ही सिर्फ जानेंगे। एंजाइना, एंजाइना हार्ट का एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक्यूट पेन होता है, चेस्ट में एक्यूट पेन होता है और यह पेन रेफर होता है आइदर साइड ऑफ द
एक्सट्रीमिटीज, अपर एक्सट्रीमिटीज और बैक ऑफ द बैक इन द बैक ऑफ द मैन दैट पर्सन इज सफर फ्रॉम एंजाइना। एंड ये हो सकता है कि उस समय कभी कभी सोल्जर्स में भी इसका पेन जो होता है रेफर होता है, स्वेटिंग अधिक होने लगती है, ये सब साइन और सिम्टम होता है एंजाइना का। एक्यूट चेस्ट पेन, इस कंडीशन में क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ही तेज दर्द होता है सीने में। ये क्यों होता है, तो हमारे हमारे हार्ट के मसल्स को जब उसके प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है तब एक असह्य पेन होता है जिसे हम लोग एक्यूट चेस्ट पेन कहते हैं, हमारे हार्ट में महसूस होता है। कब, जब हार्ट में किसी कारणवश जिस मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है हमारे हार्ट को उस अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, तो उस समय हार्ट में एक पेन होता है जिसे हम लोग एंजाइना कहते हैं। इसे हम लोग पूरा नाम से अगर देखेंगे तो एंजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं, इसे बोलचाल की भाषा में एंजाइना कह देते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है एंजाइना पेक्टोरिस। इसका जो सिम्टम है, मेन सिम्टम एक्यूट चेस्ट पेन विच रेफर इन द आइदर ऑफ द अपर एक्सट्रीमिटीज और बैक ऑफ द मैन। हो गया एंजाइना पेक्टोरिस ड्यू टू improper amount of oxygen supply in the heart muscles due to some pathological या some obstruction in the heart के जो वेसल्स होते हैं, खासतौर से जो ब्लड सप्लाई देते हैं उन ब्लड सप्लाई के वाले मसल्स में, उन ब्लड सप्लाई वाले ब्लड वेसल्स में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो उनके प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे हार्ट मसल्स को नहीं मिल पाता है, तो इस तरह से एंजाइना उत्पन्न होता है। उसके बाद एक टर्म आता है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर, हार्ट फेल्योर में क्या होता है कि हार्ट के द्वारा इस पंपिंग के समय इतना स्ट्रांगली पंपिंग नहीं हो पा रहा है, या पंपिंग हो भी पा रहा है तो उस पंपिंग के द्वारा हमारे बॉडी के सेल्स को एक अमाउंट में जो मटेरियल्स मिलना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जो ऑक्सीजन होता है उस मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो इसे हम लोग हार्ट फेल्योर का नाम दे सकते हैं। मीन्स हार्ट जो है अपने काम में फेल हो रहा है। हार्ट का काम होता है पंपिंग करना ब्लड का उस मात्रा में, ताकि जितना मात्रा हमारे शरीर के लिए ब्लड जाता है हमारे टिश्यूज के पास और वहाँ पर जो है न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई कर पाता है। तो उस तरह से अगर उस एक प्रॉपर अमाउंट में जब पंपिंग नहीं हो पाता है तो उस तरह के कंडीशन को हम लोग हार्ट फेल्योर कहते हैं। इस तरह का कंडीशन आता है जनरली ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ द लंग्स। लंग्स में कोई कंजेशन होता है, उस कंजेशन के चलते जो ब्लड होता है वह प्रॉपर अमाउंट में हमारे हार्ट को नहीं मिल पाता है, इसीलिए हमारे हार्ट के पंपिंग के दौरान प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का फिर पंप आउट नहीं हो पाता है और उतना अमाउंट में ब्लड हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं हार्ट फेल्योर। इसी में एक और टर्म आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट हार्ट फेल्योर से थोड़ा सा डिफरेंट है। कार्डियक अरेस्ट जो होता है इसका मतलब होता है सीजेशन ऑफ द या स्टॉप बीटिंग। मीन्स हार्ट जो होता है वह बीट करना बंद कर देता है। जब हार्ट का बीटिंग जो होता है वो स्टॉप हो जाता है तो इसे कहते हैं हम लोग कार्डियक अरेस्ट। बस टर्मिनोलॉजी जानना है और उसका क्या काम मैंने उसका रोल है बस वही जानना है आपको, इसके विषय में विशेष आपको अभी नहीं जानना है। कार्डियक अरेस्ट क्या है, स्टॉप बीटिंग मीन्स जब हार्ट अपना बीट करना मीन्स पंपिंग करना बंद कर दिया उसे हम लोग कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। एक और टर्म आता है हार्ट अरेस्ट, सॉरी हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक मीन्स होता है कि यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें हमारे हार्ट का मसल्स डैमेज हो जाता है। तो हार्ट का मसल्स कब डैमेज होगा, जब हार्ट के मसल्स को प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाएगा, उस कंडीशन में हार्ट का जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं। यह कंडीशन कब आता है, जब वही कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज हो जाता है कैल्सिफिकेशन के द्वारा या ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द फैट कोलेस्ट्रॉल एक्सेट्रा
तो हार्ट को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन या प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हार्ट मसल्स जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम लोग हार्ट अटैक कहते हैं, या क्या है, डैमेज ऑफ द हार्ट मसल्स। तो आपके सिलेबस के अनुसार, नीट के सिलेबस के अनुसार सर्कुलेटरी सिस्टम में जितना भी टॉपिक था वह कंप्लीट हो गया है। अब अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट जो है वह हम लोगों के लिए, किसी भी क्लास के लिए एक अलग से एनर्जी देता है, ताकि उसमें हम जो भी कमियां आएंगी उसमें हम सुधार कर सकें। धन्यवाद।